Hello students, so in the previous lecture we have completed the introduction part of the chapter matrix. So now we have to start exercise 3.1. Before starting, let me clear one thing to you, that is equality of matrix. Equality of matrices. सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि सबसे पहले इक्वालिटी से आपको समझ में आ रहा है, इक्वालिटी मीन्स इक्वल. तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होगी, सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए. सो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल. ठीक है. सो सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन के लिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. ये इक्वल लिखा है मैंने, ठीक है. जैसे कि ऑर्डर हो गया 2x2 का हो गया, या फिर 3x3 का हो गया, ये कुछ भी जो आप लेना चाहिए. लेकिन दोनों मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तब होगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग जो है, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना वो इक्वल होंगे. क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है. सो इससे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. और एक और चीज़ जो है जनरल मैट्रिक्स क्या होता है, लाइक जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ना, ये लिखते हैं क्वाड्रेटिक, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0. जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसकी इक्वेशन नहीं पता होती है तब हम उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं. वैसे ही मैट्रिक्स की भी जनरल फॉर्म होती है. जैसे मैंने एज्यूम कर लिया एक मैट्रिक्स ले ली ए नाम की, मेरे को उसका नहीं पता है, उसका मेरे को ठीक ऑर्डर पता है जो कि है 3/3. मैंने ऑर्डर ले लिया 3/3 का, लेकिन मेरे को उसके एलिमेंट्स नहीं पता, तो मैं जर्नल में उसके एलिमेंट्स क्या लिखूंगी, A11, A12, A13. अभी मैं सिर्फ आपको एक रो के लिख के इसलिए बता रही हूँ. सबसे पहले आप देखो, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3. 3 रोज 3 कॉलम बन गई मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3. अब आप बोलोगे ये मैंने A11 या A12 या A13 कैसे लिखा, ये रो कौन सी है, 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है. जैसे मैं ये जो मेरी जनरल मैट्रिक्स है इसके नीचे लिख रही हूँ I और J. I किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और J किसको करता है, कॉलम को. ठीक है. जो फर्स्ट वाला 1 मैंने आपको कहा था जो हमेशा फर्स्ट नंबर होगा वो रो को जाएगा, जो सेकंड है वो कॉलम को जाएगा. ये बता रहा है कि रो 1 है, ये रो 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये रो 1 के एलिमेंट है. और आगे जो है 1 कॉलम 1 है, 2 तो कॉलम 2 है, 3 तो कॉलम 3 है. लाइक इसका लेते हैं, पहले मैं सिंपल A2 लिख रही हूँ, यहाँ पे भी A2 लिख रही हूँ, हाँ ए से लेते हैं सारे, और यहाँ पे भी A2 लिख रही हूँ. देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि रो कौन सी है, 2 है. अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. अब थर्ड में रो 3 ले ली मैंने सबसे पहले, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो ये है जनरल फॉर्म मैट्रिक्स. जैसे आपको किसी ने पूछ लिया, लाइक अज्यूम कर लो यहाँ पे रो थर्ड में कॉलम सेकंड में हमारे पास नंबर है 4. अगर आपको कोई पूछेगा कि A32 की वैल्यू क्या है, A32 की वैल्यू क्या है, तो आप पहले क्या चेक करोगे, 3 मतलब रो, तो आप पहले रो पे जाओगे, कौन सी रो है, थर्ड रो है. 2 मतलब कॉलम, फिर आप थर्ड रो में जो सेकंड कॉलम होगा उस नंबर को देखोगे, वहाँ पे वैल्यू क्या है, 4 है. तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया. और सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. और ये जो था कि जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, जनरल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11, A12, A13, ये रो और ये कॉलम. फर्स्ट जो एलिमेंट है जो I है वो बताता है कि वो रो का है, और जो J है वो कॉलम को बताता है. हमेशा फर्स्ट जो 1 जो है वो बताता है रो को, और सेकंड 1 जो है वो कॉलम को बताता है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सरसाइज. हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें एक मैट्रिसेस गिवन है जिसके एलिमेंट है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 13. जिसमें हमें बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है मैट्रिसेस का ऑर्डर, सेकंड में बताने हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और थर्ड में हमें बताना है कि A13 पे कौन सा एलिमेंट है, A21 पे कौन सा एलिमेंट है, सेम एज A33, A24 एंड A23. ठीक है. तो सबसे पहले पार्ट 1 से हम लिखेंगे ऑर्डर. ऑर्डर क्या बताता है कि कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है. आप मेरे को ऑर्डर बता सकते हो इसका, इसमें कितनी रोज है, 1, 2, 3. रो कितनी आ गई, 3, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4. तो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आ गया, 3/4. सिंपल, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि देखो इसमें 3 रोज है एंड इसमें 4 कॉलम्स है, तो मैट्रिसेस का ऑर्डर आ गया 3/4. सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. या तो आप सिंपल काउंट कर सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 9. ठीक है. या तो आप सिंपल काउंट कर सकते हो कि 4, 4, 12 एलिमेंट्स है, या तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है.
ठीक है, जब आपको ऑर्डर पता चल गया, जब उसकी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। 3 4 जा 12, मैंने बता दिया है, मैंने ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन करके जो मेरा नंबर आ गया मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा ऑर्डर 12 है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं आपका शायद ये गलत है तो आप चेक कर सकते हो 4 4 8 और 4 12 कितने एलिमेंट्स है 12, ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन करके भी वही आएगा। थर्ड में जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया, थर्ड में क्या है A13, एक एक नंबर लेके चलते हैं। A13 सबसे पहला वाला आई होता है, सेकंड वाला जी होता है। आई किसको डिनोट करता है रो को, जी किसको करता है कॉलम को, ठीक है। जो 1 है वो किसको बता रहे हैं रो को, तो रो कौन सी है फर्स्ट रो है हमारी, ठीक है। हमने कौन सी रो पे जाना है कि हमारी फर्स्ट रो है। फिर जो हमारा 3 है वो किसको बता रहा है कॉलम को बता रहा है। मतलब A13 में क्या आ गया कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम पे जो नंबर है वो हमारा A13 है। तो A13 की वैल्यू क्या आ गई 19, क्लियर है। सेकेंड है A21, A21 मतलब सबसे पहले हमने सेकंड रो को देखना है, सेकंड रो को देखना है, ये मेरी सेकंड होगी, और उसमें फर्स्ट कॉलम को देखना है। तो सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे कौन है 35, तो मेरा A21 कितना आ गया 35, ओके। फिर मैंने यहीं पे लिख देना है A33, 3 से मतलब थर्ड ही रो और थर्ड ही कॉलम पे जो नंबर है, देखते हैं थर्ड रो, ये मेरी थर्ड रो है पूरी, और यहाँ पे थर्ड कॉलम ये वाला, यहाँ पे नंबर है -5, यहाँ पे नंबर है -5, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -5। कोई डाउट तो नहीं है ना, ओके। अब है A24 मतलब रो सेकंड और कॉलम फोर्थ, ठीक है। रो सेकंड देखते हैं, रो सेकंड ये में रो सेकंड और कॉलम फोर्थ ये, तो कौन सी वैल्यू है 12, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 12। अब नेक्स्ट पार्ट है A23, ये आप करके बताओगे मुझे या मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगी, ओके। तो अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 24 एलिमेंट, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस के अंदर 24 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। एंड उसके साथ में ही पूछा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो हमें बस सबसे पहले 24 के साथ करते हैं, आफ्टर दैट वी विल डू विथ 5 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स है तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे कि 24 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली 1 के टेबल में 1 24 इज इक्वल 24, तो एक तो ये ऑर्डर बन गया। दूसरा 2 के टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, 2 12 से 24, ओके। अब 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 24, ओके। और अब 4 के टेबल में 4 6 24, ओके। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, अब 6 के टेबल में चलते हैं, 6 4 24। 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, 8 के टेबल में 8 3 24। 9 के टेबल में 24 नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में 12 2 24, और नेक्स्ट किसके टेबल में आता है 24 खुद के टेबल में। तो ये सारे जो हैं 24, जब किसी मैट्रिसेस में 24 एलिमेंट्स होंगे तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। 1 × 24 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक रो 24 कॉलम, या फिर 2 रो 12 कॉलम, या फिर 3 रो 8 कॉलम, या फिर 4 रो 6 कॉलम। सो ऐसे कितने ऑर्डर हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको पहले प्रैक्टिस करना, फिर देखना आपका आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो उसने पूछा था अगर 24 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या है। अगर उसने पूछा था इफ अगर एक एलिमेंट के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो बताओ कि उसका ऑर्डर पॉसिबल है। अगर एक एलिमेंट के एक मैट्रिसेस के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर एक मैट्रिसेस के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो हम उसके ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। मतलब 5 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, तो खुद के टेबल में आता है, दैट्स इट। या तो एक रो 5 कॉलम कर दो, या फिर 5 रो कर दो 1 कॉलम कर दो। तो हमारे 5 एलिमेंट्स जब होंगे तो हमारा ये ऑर्डर होगा, और जब हमारे 24 एलिमेंट्स होंगे तब हमारे मैट्रिसेस के अंदर ये ऑर्डर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चल मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 5 नहीं 13 था, इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 था। तो अगर उस सेकंड क्वेश्चन का यही पार्ट था कि अगर मैट्रिसेस के अंदर 13 एलिमेंट्स है तो उसका आ जाना था 1 × 13 एंड 13 × 1। आप इसको प्लीज ठीक कर लेना, सो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर एक मैट्रिसेस के पास 18 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। सो अगर तो भी उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है। अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स है तब क्या होगा, तब भी आपने उसको ऑर्डर बताना है, तो ये आप खुद करोगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। We will continue with the next question, that is question number 4. So yeah, it's our fourth question, that is construct a 2x2 matrix. यहाँ से आपको ऑर्डर पता चल गया कि ऑर्डर होगा 2x2, जिसमें हमें दिया है कि A इज इक्वल AIJ। AIJ मीन्स I किसको डिनोट कर रहा है रो को, और J किसको कर रहा है कॉलम को। क्योंकि तो हमें गिवन है AIJ किसके बराबर होगा I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। AIJ करके हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको जनरल मैट्रिक्स दी हुई थी ऑर्डर की बताई थी ना, तो हम धीरे धीरे पहले 1 डाल के देखेंगे, आई की जगह जे की जगह 1 2 2 1 एंड ऑल करके हम पूरा मैट्रिक्स 2x2 का बनाएंगे, ठीक है। सेम हमें ये 3 मैट्रिक्स बनेंगे, इसमें आई पार्ट की बनेगी,
सेकंड पार्ट की बनेगी और थर्ड पार्ट की बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट की मैट्रिसेस बनाते हैं कि ए आई जे किसके बराबर होगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें ए मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। आई जे किसको डिनोट करते हैं, रो और कॉलम को। तो हम जर्नल मैट्रिक्स में जैसे हमने बनाई थी, जैसे मैं आपको एक जर्नल मैट्रिक्स बना के दे देती हूँ, ये समझ लो ए आई जे की जर्नल मैट्रिक्स आ गई A11 A12 A21 A22। ये हमारी आ गई जर्नल मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया हुआ है 2/2 का, तो ये जर्नल वैल्यूज आ गई 1 और 2। यहाँ 1 रो को डिनोट कर रहा है और ये वाला 1 कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हमने इस रो का हर एक एलिमेंट निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, A11 ले लेंगे। यहाँ मैंने आई और जे की जगह पे 1 ले लिया, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम, ठीक है। तो यहाँ मेरा आई की जगह क्या आ गया 1, जे की जगह भी आ गया 1, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 और 1 कितना होता है 2, और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इट कम्स आउट 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी, हम लास्ट में पुट करेंगे। उसके बाद मैंने अभी 1 लिया था, अब मैं A12 ये वाला नंबर ले लूँ, ठीक है। मतलब रो 1 है, कॉलम सेकंड है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 2, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2। अब हम मान लेते हैं फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स हो गए। अब हम कॉलम पे सेकंड रो पे चलेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। मतलब आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो यहाँ आई की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस जे की जगह 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 9 डिवाइडेड बाई 2। ये भी सेम आ गया। नेक्स्ट आ गया A22, आई भी 2 और जे भी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर इज इक्वल 16 बाई 2 इज इक्वल 8। तो हमारी ए आई जे मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A11 की जगह आ गया 2, A12 की जगह आ गया 9/2, A21 की जगह आ गया 9/2 और A22 की जगह आ गया 8। आप भी साथ साथ में सॉल्व करते रहना, ताकि आपको कोई डाउट होएगा तो वो साथ साथ में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, व्हेन ए आई जे इज इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज ए आई जे इज इक्वल आई बाई जे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम पहले A11 A12 एंड करके वैसे हम पूरा मैट्रिक्स बना देंगे। तो सबसे पहले मैं A11 कर रही हूँ, मतलब रो 1 कॉलम भी 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट A12 इज इक्वल 1 2 मतलब आई, ये आई है ये जे है, 1 मतलब फर्स्ट रो एंड जे मतलब सेकंड कॉलम, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ गई 1 और जे की वैल्यू आ गई 2, तो ये आ गया 1/2। थर्ड में 821 रो सेकंड कॉलम 1, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2। एंड फोर्थ इज A22 मतलब आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारी मैट्रिसेस क्या बन गई, ये बन गई हमारी मैट्रिसेस। यहाँ पे होता है A11 A12 A21 A22, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे जब मेरा रो भी 1 था कॉलम भी 1 था, तब ये वैल्यू तो जिसका आंसर आ गया 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे मेरा आ गया 1। तो ये मेरी मैट्रिसेस तब बनती है जब मेरा फॉर्मूला है आई डिवाइडेड बाई जे, रो डिवाइड कर रहा है कॉलम से, ओके। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। तो ये हमारा थर्ड वैल्यू है जो कि है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे, ओके। यहाँ पे भी सेम A11 मतलब रो भी 1 और कॉलम भी 1, आई की वैल्यू भी 1 जे की वैल्यू भी 1, 2 1 माइनस 1 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल 1। अब A12 तो आई की वैल्यू आ गई 1 और जे की वैल्यू आ गई 2, तो ये 2 माइनस 2 0 हो गया। अब आ गया A21 मतलब रो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू आ गई 2 और जे की वैल्यू आ गई 1, तो ये बन गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब लास्ट वन इज A22 मतलब रो की वैल्यू भी 2 और आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो ये 2 2 हो गया। तो 2 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैट्रिसेस क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम बन गई, जब हमने I11 किया था तब हमारी वैल्यू आई थी 1, जब हमने I12 किया था तब हमारी वैल्यू आई थी 0, जब हमने I21 किया था मतलब A21 किया था तब हमारी वैल्यू आई थी 3, और जब हमने A22 किया था तब हमारी वैल्यू आई थी 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव मैट्रिसेस 3/4 मैट्रिसेस हमें बनानी है, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो सबसे पहले हम जनरली बना लेते हैं ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी वैल्यू जो है वो फिल करनी है, ठीक है। ये मेरी आ गई 3/4 की मैट्रिसेस, इसमें मैंने 3 रोज डाली है, 4 कॉलम से डालने। तो जनरल क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमें क्या है कि हम रो के सारे एलिमेंट ले रहे हैं। मैंने सबसे पहले सिर्फ रो का लिखा है, 1 रो है तो मैंने एक आगे से 1 1 लगाया।
अब मेरे कॉलम कितने होंगे, 4 होंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सेम ऐसे ही A2 2 ले लूँगी। ये इसके लिए ताकि आपको पता ना चल जाए कि वहाँ कहाँ पे मेरे को 1 2 लिखने, कहाँ पे 2 3 एंड ऑल। तो आप ऐसे ऐसे बनाओ, पहले सबसे पहले रो 1 के सारे वैल्यूज लिख दो, A1 1 1 1 लिख दो कि मेरा रो 1 है, कॉलम रो 2 है और कॉलम 3 है। सबसे पहले आप जर्नल में लिख दो कि हाँ ये मेरा थर्ड रो है। सबसे पहले रोज लिख लेनी है, फिर कॉलम को बताने, ये 1 फर्स्ट कॉलम है, ये भी फर्स्ट कॉलम है, ये भी सेकंड कॉलम है, ये भी सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये भी थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है और ये भी फोर्थ कॉलम है। देखो आपको यहाँ से सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब हमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट में AI J इज इक्वल 1/2 और मॉडुलस में है, मॉड में है सॉरी, -3i + j, ठीक है। और मॉड का मीनिंग क्या होता है कि जब हम अंदर फंक्शन डाल रहे हैं आई और जे की वैल्यू डाल के, अगर हमारी वैल्यू माइनस आ रही है तो वो मॉड के बाहर निकल के प्लस में हो जाएगी, ठीक है। हमें वैल्यू जो है मॉड से हमेशा प्लस की बाहर निकलेगी, प्लस में ही निकलेगी। लेकिन जो माइनस की वैल्यू, अगर मान लो कि मैंने ये जो -3i + j किया, जब यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू अंदर माइनस की आई, जैसे -2 आया, मॉड में आया मेरा वैल्यू, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मॉड में वैल्यू आई मेरी -2, ठीक है। तो ये ऐसे आया तो मेरा क्या हो जाएगा, मॉड जब टूट जाएगा तो मेरी वैल्यू +2 ऐसे निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर सोचो ये अगर ये प्लस का ही हो तब भी मेरा ऐसे आएगा, माइनस का हो तब भी आएगा, मतलब मॉड के बाहर वैल्यू से प्लस की निकलेगी, प्लस की हो तब भी प्लस की निकलेगी, माइनस की हो तब भी माइनस की निकलेगी, ठीक, सॉरी प्लस की निकलेगी। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, AI J इज इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एक नंबर पे वैल्यू डालते जाना है, एक एक वैल्यू उठा के 1 1 1 2 1 3 1 4, ये इसीलिए जनरल फॉर्म लिखेगी ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। सबसे पहले A1 1, मतलब आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, आई की जगह 1 डाल दिया और जे की जगह भी मैंने 1 डाल दिया। देखो यहाँ पे ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 -3 + 1, 1/2 -2। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो किस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 ऐसे करके निकलेगी। देखो प्लस में आ गई, 2 और 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1, वैल्यू आ गई मेरी 1, ठीक है। अब हमारा आ गया नेक्स्ट A12, वैसे A13 A14 फिर A21 सो ऑन करके वैसे पूरा पार्ट हमने निकाल देना, ठीक है। अब A12 का मतलब क्या हो गया कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, मैंने भर देनी है आई की जगह 1 और जे की जगह 2, ठीक। मोर थोड़ा ऐसे लिखना कि हमें पढ़ा जाए, A12 3 -3 × 1 -3 + 2 विच इज इक्वल टू, मॉड में क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, तो माइनस का 1 जो बाहर प्लस का 1 होकर निकल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं A13 मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, 1/2 -3 1 + 3 विच इज इक्वल टू 1/2 -3 + 3, तो ये गाइस क्या हो जाएगा, 0। तो फिर 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर पूरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो नेक्स्ट क्या है, A14। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किसको 1 माना और किसको 4 माना, आई को 1 और जे को 4, ठीक है। -3 1 + 4, तो ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि -3 × 1 -3 + 4, तो बड़ी रकम किसकी है, प्लस की है, तो साइन प्लस का आ जाएगा, तो 1 आ गया, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, A21 मतलब अब 2 की वैल्यू आई की होगी कि जे की होगी, आई की, ठीक है। तो 2 + 1, तो -2 सॉरी -3 × 2 इज इक्वल -6, -6 + 1 विच इज इक्वल टू -5, तो मॉड में क्या आ जाएगा, -5, तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, ये हमारा प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 5/2 A22, ठीक है। सेम आई की जगह क्या डालेंगे, 2, जे की जगह भी 2, तो क्या बन जाएगा, 3 2 = 6 + 2 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व आउट करके मैं पूरा बाहर निकाल दूंगी क्योंकि -6 में से 2 निकाले तो माइनस के 4 बच जाएंगे और मॉड में से निकल के बाहर प्लस के 4 बन जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर मेरा पेन नहीं चल रहा, सॉरी, तो फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है A23, फास्ट करेंगे हम इसको, -3 2, ठीक है। अब जैसे आपसे होता है सिंपली आप करो, मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि अगर आपको राइटिंग पढ़नी ही जा रही है तो उसके लिए सॉरी। A24 इज इक्वल 1/2, 3 2 से -6 + 4 विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल 1। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, मैं अभी फास्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। आप बस आंसर मैच कर लेना, लेकिन आप इसको खुद निकालना साथ साथ में वीडियो को पॉज करके, ओके। अगर मेरा कहीं से आंसर गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।
तो या सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली है। मैं जर्नल में सारी जो हमने जर्नल मैट्रिसेस बनाई थी उसके अंदर मैं सारी वैल्यूज़ डाल दूंगी, ठीक है, A11 और तीनों रोज़ की और चारों कॉलम्स की, ठीक है। बस आप मैच कर लेना। सो या मैंने सारी वैल्यूज़ डाल दी है और मैंने ऑर्डर भी लिख दी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे जो कि सिंपल है, ठीक है। उसमें है AIJ इज इक्वल 2I माइनस जे। बस एक एक बार आपने सभी रोज़ की वैल्यू डालते जाना है। आई मतलब जो जनरल वैल्यू लिखी थी ना हमने, ये इसमें से हर एक वैल्यू में उसमें हमने डालते जाना और वैल्यू निकाल के फॉर्मूला के थ्रू से सारी ये वैल्यूज़ निकाल देनी है। फिर हमने इसको मैट्रिसेस के अंदर डाल देना और आपको मैट्रिसेस बना लेनी है, ठीक है। और इसका मैं आपको आंसर वीडियो के एंड में बता दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से टैली कर लेना। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है 6th क्वेश्चन का। मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा, मैंने आप अपने साथ बुक रख लो और वहाँ से क्वेश्चन रीड आउट करना। तो हमारा 6th क्वेश्चन बेसिकली है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें नीचे इक्वेशन से दे रखी हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं। तो जैसे मैंने उसमें से फर्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही हमने सारे पार्ट दे रखे हैं जिसमें से हमें x, y और z की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक। अगर आपने अच्छे से सुना हो, वरना आप बैक करके सुन सकते हो दोबारा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। देखो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी, इसका क्या ऑर्डर है मेरे को बताओ। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो उसमें भी यही था कि सबसे पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए और फिर जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम जब आंसर को स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन में, तो हम ऐसे लिखेंगे वाई द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव नो या वी नो दैट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यही बोलते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। और उसमें क्या होना चाहिए, अगर आपका ऑर्डर सेम है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यही बोलती है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग में 4 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, ध्यान से देखो। 4 के क्रॉसपॉन्डिंग में y है, तो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्लियर। 3 के क्रॉसपॉन्डिंग में कौन है, 3 का क्रॉसपॉन्डिंग z है। आप ऐसे कर सकते, देखो ये कौन सा नंबर होता है जनरल फॉर्म में, A11 और A12। ये A21 है और A22 है। ये भी जनरल में A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप जनरल भी बना सकते हो, ठीक है। जो A11 है वो दूसरे मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका A11 4 है और इसका A11 y है, ठीक है। इसका A12 3 है, इसका A12 z है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो 3 की क्रॉसपॉन्डिंग होने जी, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पे एक्स की क्रॉसपॉन्डिंग होने 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस क्वेश्चन में हम यही निकालने बोला था कि आप क्रॉसपॉन्डिंग क्या बोलते हैं, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। क्यों, किससे निकाले हमने, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, जो क्या बोलता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हमने वो कर लिया। अब सेकंड पार्ट है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन जिसमें एक मैट्रिक्स है जिसका A11 है x प्लस वाई, A12 है 2, A21 है 5 प्लस जी एंड A22 है x5 और इसमें 6 2 5 8। इसमें भी वही करने हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि वाई द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इफ देयर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बोलता क्या है, इफ देयर ऑर्डर इज सेम देन देयर, ये आप उसमें भी ऐड कर देना, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगेगा ताकि जो आप चेक कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं उसको भी थोड़ा लगे कि हाँ बच्चे को समझ, उसने समझ के लिखा, ठीक है। बट द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर इज सेम देन देयर corresponding elements are equal। वो बोल रहा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमें ये पता चलता है कि अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जिससे x प्लस वाई के क्रॉसपॉन्डिंग कौन है 6, A11 है और ये इसका A11 है, तो x प्लस वाई की क्रॉसपॉन्डिंग 6 है। तो ये मैंने इक्वेशन मान ली, इसको फर्स्ट क्योंकि हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली ना, इसलिए, ठीक है। 2 = 2 निकलने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है और हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें, x y z की वैल्यू निकालें, तो इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे A21 है 5 प्लस जी, ठीक है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग 5 है। इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं, 5 प्लस जी = 5। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे चाहे,
z इज इक्वल 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ 5 प्लस का उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसी को बना रहे हैं हम, ठीक है। और द लास्ट एलिमेंट इज xy विच इज इक्वल टू 8, xy इज इक्वल टू 8, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम अपनी इक्वेशन रखते हैं, मैं यहीं पे ले लूँ साइड पे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई कितना है 6। हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ यहाँ से, x इज इक्वल वाई इधर प्लस उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पुट कर दूंगी, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जो मेरी x की वैल्यू है ना 6 माइनस वाई, इसको मैं इक्वेशन सेकंड में डाल दूंगी। इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स वाई इज इक्वल 8, ठीक है। तो मेरे को x की जगह क्या डाल देना है, 6 माइनस वाई और मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 6 वाई, बीच में माइनस है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल, ये समझ में आएगा क्या। हाइयर पावर वाले नंबर को मैंने आगे कर दिया, को थोड़ा देख नहीं रहा, ओके। हाइयर पावर वाले नंबर को मैंने आगे कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर, और 6y प्लस का था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लास्ट जो हमने सॉल्व करा, अब हम क्या करते हैं कि पहले हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल के इसको प्लस का कर देते हैं, ठीक है। मैंने माइनस को कॉमन लिया, ये बन गया मेरा वाई स्क्वायर, ये प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ चल जाएगा 0 से, तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और जो हाइयर डिग्री वाला नंबर होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जो कि वाई स्क्वायर की 8 की मल्टीप्लाई से करने के बाद हमारा आएगा 8 वाई स्क्वायर। तो हमें मिडिल नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा एज इट इज वही मिडिल नंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो हमें माइनस 6y को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके हमारा 8 वाई स्क्वायर बनना चाहिए, प्लस माइनस करके हमारा माइनस 6y ही बनना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से सोचो कि हम माइनस 6y को कैसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करके माइनस 6y बने और मल्टीप्लाई करके 8 वाई स्क्वायर बने, ठीक है। ओके, मैं बताती हूँ वाई स्क्वायर। तो हम माइनस 6y को ऐसे ब्रेक करेंगे, 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4 2 8 हो गए, हाँ 4 इंटू 2 कर लेते हैं, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने 4 2 जा इसको क्यों, क्योंकि 4 2 जा 8 होते हैं और माइनस जब आप इनको प्लस करोगे तो ये माइनस 6y बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये 8 वाई स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम दो की पेयरिंग बना लेंगे, इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा y, तो ये अंदर बच गया y माइनस 4, और यहाँ से हमें ऐसे कॉमन निकालना होता कि हमारा ये सेम बने। जैसे यहाँ पे y माइनस 4 बने ना ब्रैकेट्स में, यहाँ पे भी यही बनना चाहिए। तो मेरे को इन दोनों में कॉमन में से 2 है, तो मैं माइनस का 2 बाहर ले लूँगी, यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ, ये पहले माइनस का था लेकिन अब ये प्लस का बन गया क्योंकि y बाहर आ गया। तो ये पहले 8 प्लस का था, ये माइनस का आ गया, 2 के टेबल में 8 का आता है 4 में। देखो अब ये मिडिल टर्म दोनों की सेम होगी, तो ये एक वैल्यू बन जाएगी इनकी और ये एक बन जाएगी, तो बन जाएगा y माइनस 2। मेरे को लगता है आपको आता होगा ये फैक्टर निकालना, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी y की दो वैल्यूज आ गई, y माइनस 2 एंड y माइनस 4। इनको इधर करना है हमने क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल है, ठीक है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल 4। y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है जो कि 0 थी। अब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन से बनाई थी, ठीक है। हमने ये इक्वेशन से बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस इक्वेशन में हम y की दोनों वैल्यू डालेंगे और हमारे पास x की भी दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। इक्वेशन है हमारी जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक। सबसे पहले मैं व्हेन y इज इक्वल टू 2, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4। जब हमारी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है, सो व्हेन y इज इक्वल टू 4। अभी y 2 था, जब y 4 होगा तब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की जगह 4 डाल दो, इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2। तो हमारी देयरफॉर x इज इक्वल टू एंड 4, y इज इक्वल टू 2 एंड 4, z इज इक्वल टू 0। ये हमारी x, y और z की वैल्यूज आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये पार्ट भी क्लियर होगा। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई प्लस जी। तो इसका ऑर्डर क्या है, आप बता सकते हो कोई मेरे को, इसका ऑर्डर बता सकते हैं। इसका ऑर्डर है 3y1 एंड 3y1। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रो है, और सॉरी एक ही कॉलम है, लेकिन रो तो 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जो यहाँ पे हमने जो लिखना होता है वो आप खुद लिखोगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इफ देयर ऑर्डर इज सेम देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, वो आप खुद लिखोगे, मैं बस सॉल्व करके बताऊंगी। तो हमारी यहाँ से इक्वेशंस बनेगी क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, सीधा सीधा इक्वल दिख रहा है। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 मान लो। x प्लस जी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड मान लो। एंड y प्लस जी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो सबसे पहले कोई ये, इसमें तो 3 वेरिएबल है, इधर में से एक निकालते हैं, फिर इसमें से भी वैल्यू निकाल देते हैं और इसके अंदर पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करेंगे। यहाँ से मैंने ले ली x प्लस जी इज इक्वल टू 5, ओके। तो यहाँ से मैं काम करती हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस जी,
देखो ध्यान से, मैंने x की वैल्यू निकाली तो z मेरा उस तरफ चला गया, इस तरफ प्लस का तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस जी, इसको कुछ मत मानो आप, रहने दो इसको एज इट इज, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन ले ली, ये था मेरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैसे मैंने मेंशन भी किया। अब मैं ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड थी, ओके, और ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। पहले मैंने इक्वेशन सेकंड ली, उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाल दिया, मैं इक्वेशन थर्ड ले रही हूँ, उसमें से मैं निकालूंगी द वैल्यू ऑफ y। इसमें है y प्लस जी इज इक्वल 7, इसमें से भी मैं y की वैल्यू निकाल देती हूँ तो मेरा बन जाएगा 7 माइनस जी, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी x और y की निकली उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। क्या लिखा मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं x की जगह डाल दूंगी 5 माइनस जी, बीच में प्लस है, y की जगह आ जाएगा 7 माइनस जी। देखो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन से y की क्यों निकाली थी, क्योंकि दोनों में कॉमन था, दोनों इक्वेशन में कॉमन था जी, और दोनों इक्वेशन के राइट साइड जी आ गया। जब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली तो ये पूरी इक्वेशन जी की बन गई। आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि यहाँ से जी की वैल्यू निकल जाएगी, जिसकी वजह से हम x और y की इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया और इज इक्वल टू 9 आ गया। x और y में मैंने x और y की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 5 माइनस जी प्लस 7 माइनस जी प्लस जी इज इक्वल टू 9। देखो ये माइनस का जी और प्लस का जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का जी बच के सिर्फ, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, माइनस जी प्लस 12 इज इक्वल टू 9। तो प्लस का 12 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस जी इज इक्वल 9 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3, ओके। फिर ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, अब माइनस माइनस कैंसिल, ध्यान से, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब हम यही जी की वैल्यू निकाल लेके इक्वेशन सेकंड और थर्ड में डालेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेकंड है x प्लस जी इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जी इज इक्वल टू 7, ठीक है। सबसे पहले मैंने जी की वैल्यू ले ली, जी इज इक्वल 3 इन इक्वेशन सेकंड पुट, ठीक है। सबसे पहले मैंने पुट जी की इक्वेशन वैल्यू आ गई 3, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड में डाल दी। इक्वेशन सेकंड है x प्लस जी इज इक्वल टू 5, तो जी की जगह क्या आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सेम जी की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी इक्वेशन थर्ड में, तो वहाँ पे वैल्यू थी y प्लस जी इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारी जी की वैल्यू आ गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर आपको आंसर टैली करना है, जैसे कि आपकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3, तो ये हम कैसे टैली करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ना, ये बस आपकी समझ के लिए, तो ठीक है, ये आप नोट मत करना चाहे। x प्लस वाई प्लस जी, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी थी वो आया था ये, हम इन तीनों की वैल्यू प्लस करेंगे और देखेंगे हमारा 9 आता है। अगर हमारा 9 आया, हमारा आंसर तभी राइट होगा, वरना हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या थी 4, z की वैल्यू क्या थी 3। बताओ ये कितना बनता है, कितना बने 9 बन रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसमें हमें a b c और d की वैल्यू निकालनी है। इसमें कोई पार्ट नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें गिवन है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1, 5, 0, 13। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, वैसे ये भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से होना है। तो इसमें भी हमने क्या लिखना है, सबसे पहले वाई द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, जैसे मैंने आपको लिखवाया था आप वैसे भी लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में जो था, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलती है, अगर मैट्रिसेस दोनों का, मैंने उतना लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की एक कंडीशन है कि कुछ मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब ये a1 1 होता है, ये a1 2 होता है, ये a2 1 होता है, ये a2 2 होता है। ये भी आपको पता है, मैंने जनरल मैट्रिक्स आपको पढ़ाई थी, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख लेना, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब a माइनस बी किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलना, -1 के, ठीक है। और 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा 5 के, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के, थर्ड आ गई। और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के, फोर्थ हो गई, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। सबसे पहले कोई एक सी इक्वेशन पकड़ लो, मैंने ये वाली ले ली, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों में a और b है, दोनों में a और b है, ठीक है। हम दोनों में से किसी एक की वैल्यूज में डालेंगे तो a और b हमारा दोनों निकल जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ले ली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो मेरा a किसके बराबर हो जाएगा, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस का हो जाएगा, b -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पुट कर दूंगी, पुट इन इक्वेशन थर्ड क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन थर्ड है। इसमें मैं a की वैल्यू डाल दूंगी, a की वैल्यू क्या है
बी माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b माइनस टू माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो 2b में से माइनस बी निकाल दो आप, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो b इस तरफ माइनस का, 2 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2। ठीक है, b 2 है, b की वैल्यू को पुट कर दो इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना। इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी की जगह आ गया माइनस टू। ठीक है, बी की जगह आ गया 2 क्योंकि माइनस पहले से ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, ए और बी की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे हम ए की वैल्यू डाल देंगे, सी निकल जाएगा। यहाँ पे हम देखो ए की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ से हमारा सी निकल जाएगा, फिर हम सी की वैल्यू निकलो इसमें डाल देंगे तो हमारा डी भी निकल जाएगा। अभी जो हमारी वैल्यू निकली ए की 1, उसको हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो फिर हमें यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा 2 × 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अभी ये जो सी की वैल्यू आई है इसको हम अपनी इक्वेशन फोर्थ में डाल देंगे, सी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। अब अपनी इक्वेशन 4 चेक करो, आपको पता चल जाएगा आपने फोर्थ इक्वेशन क्या बनाई थी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे हम सी की वैल्यू डाल देंगे 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 9 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13 के साथ, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 4, सॉरी डी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, क्लियर है। देखो सी की वैल्यू आ गई 3 यहाँ से, जब हमने ए की वैल्यू डाल दी सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई, वही सी की वैल्यू हमने इक्वेशन फोर्थ में डाल दी। ठीक है, जो कि था 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, यहाँ पे सी की जगह हमने 3 डाल दी, तो 3 3 9 हो गया, प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 उस तरफ चले गए, तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, सो डी की वैल्यू आ गई 4। सो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई थी 1, बी की क्या वैल्यू आई थी 2, सी की वैल्यू आई 3 एंड डी की वैल्यू आई 4। सो हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है ए इज इक्वल ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये जो ए आई जे है एम इंटू एन क्या ऑर्डर है, एम मीन्स रो एन इंटू कॉलम। ठीक है, ये बता रहे हैं ए आई जे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये कंडीशंस दे रहा है, जब m छोटा होगा मतलब रो कम होगी कॉलम ज़्यादा होंगे, या फिर जब रो ज़्यादा होगी कॉलम कम होंगे, या फिर दोनों इक्वल होने चाहिए या फिर नन होना चाहिए। तो आप खुद बताओ, हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ो तो उसमें यही होता है ना कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल, तो मैट्रिक्स में कैसे मतलब रोज और कॉलम दोनों इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, ए आई जे एम इंटू एन की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, क्या रो बड़ा होना चाहिए, क्या कॉलम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बता रहे कि कॉलम बड़ा होना चाहिए, ये बता रहे रो बड़ी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये बोल रहे कि जब दोनों इक्वल होंगे। तो आप इसका राइट आंसर बताओ, क्या राइट आंसर इज सी। कि 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कि ये जो आपको दो पेयर दिए हुए मैट्रिसेस के, एक ये है एक ये है। ठीक है, इसमें आप क्या, इनमें से जो ऑप्शंस हैं, x इज इक्वल -1/3 एंड y इज इक्वल 7, y इज इक्वल 7, x इज इक्वल -2/3 एंड डी में क्या है, x इज इक्वल -1/3, y इज इक्वल -2/3, या फिर नॉट पॉसिबल। वो बोल रहा है कि आपको हमने वैल्यूज का पेयर दिया हुआ, देखो यहाँ पे भी एक पेयर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, वो बोल रहा है इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको यहाँ पे पुट करने पे ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो जाएंगी। समझ में आया। बस एक एक बार आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो एक्स और वाई की गिवन वैल्यू सारी क्वेश्चन में डाल देनी है, देखना कि दोनों इक्वल होती है, नहीं हो रही है नेक्स्ट वैल्यू पे जाए, नहीं हो रही है नेक्स्ट वैल्यू पे जाए। अगर ये तीनों से नहीं हो रही है तो आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। ये आपको खुद करना है कि मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस में ये तीनों पेयर जो वैल्यूज के एक्स और वाई की वैल्यूज तीन पेयर में जो दी हुई है, इनको सबको एक एक ऑप्शन को 10/10 आपको इसमें डालना है और आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर आपकी किसी एक जैसे मैंने मान लिया कि सी पे जो मैं वैल्यू डाल रही हूँ y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2/3, ये मेरा इक्वेशंस पे डालने पे मेरी दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगी, इट मींस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर मैंने तीनों ऑप्शंस को फिल कर दिया लेकिन स्टिल मेरा आंसर, दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल नहीं हुई है, तो मेरा आंसर बी जो है वो सही आ गाइस। अभी हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 की सब भी 3/3 मैट्रिसेस ले लो आप, 3/3 की जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स बनते हैं जिनकी एंट्री 0 और 1 से होनी चाहिए। यहाँ ऐसे समझ में आएगा, रुको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल 3/3, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 9, एलिमेंट्स कितने होंगे 9। ठीक है, उसने क्या बोला है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे 9 होंगे उसके अंदर, और एंट्री क्या होगी 0 और 1। 0 और 1 मीन्स 2 ऑप्शंस, एंट्री ऑप्शंस आर 2, दैट इज
0 और 1। उसने वही पूछा है कि जितनी भी पॉसिबल मैट्रिसेस बनती है 3x3 ऑर्डर की और इंट्री 0 और 1 होनी चाहिए, वो बता दो। तो ये कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस कितने हैं? 2। ऑर्डर कितना है? कितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर? 9, और सबके पास ऑप्शंस होंगे 2, तो 2⁹ कितना आ जाएगा? 512 इज द आंसर। एक बार मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब आपको ट्रबल कर दे, ऐसे क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, जितनी भी पॉसिबल मैट्रिसेस बनती है इस ऑर्डर की और उनका एंट्री 0 और 1 होगा, वो आप आंसर बता दो कि 0 और 1 एंट्री होना चाहिए, ऑर्डर ये है, ठीक है। एलिमेंट्स कितने होंगे? ऑर्डर से हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एलिमेंट मिल जाते हैं, तो हम इतना पता चल गया कि 9 एलिमेंट होंगे और एंट्री ऑप्शंस भी 2 हैं, जो कि है 0 और 1, और इससे कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो वो कैसे बनेगा कि ऑप्शंस कितने हैं? 2, एलिमेंट्स कितने होंगे? 9, वो पार में चला जाएगा क्योंकि 2 बार क्या होगा, हम हर एक एंट्री के 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। वो मैंने ऐसे लिख लिया कि 2 ऑप्शंस है, कितनी एंट्रीज होंगी? 9 एंट्रीज होंगी, तो 2⁹9 इज इक्वल 512, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट सो दैट कि हम ये क्लास 12 के मैथ के साथ साथ 11 क्लास का भी मैथ शुरू कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करें और इवन सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय।